हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर नितिका शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी जीव विज्ञान। आज हम बोर्ड बेसिस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनमें फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को बोर्ड का पैटर्न पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आते किस टाइप में हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका 56 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 56 नंबर का क्वेश्चंस आएंगे। उनमें किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? एमसीक्यूज टाइप के, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट, देन लॉन्ग, देन वेरी लॉन्ग। ये देख लीजिए, एमसीक्यूज आपके आएंगे 16, फिल इन द ब्लैंक्स 10, वेरी शॉर्ट वाले 8, देन शॉर्ट वाले 12, देन 3, फिर 2, यानी कि 56 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। फिर आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स का पता होना चाहिए कि वेटेज कितना है। तो देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है उसका वेटेज है 5 नंबर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट्स। फिर रिप्रोडक्शन वाले दोनों चैप्टर्स का, एक का 4 एंड 2, देन ये जेनेटिक्स वाला, इनके 5 और 6, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इवोल्यूशन 3, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला 6 नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स वाला 5 नंबर का। देन बायोटेक है, वो दोनों 4 4 नंबर की। फिर ये जो इकोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं उनमें 4, 5 और 3 का, यानी कि ये वाला ज़्यादा मार्क्स का है। तो अपने को ध्यान रहना चाहिए थोड़ा सा कि किस चैप्टर पे अपने को ज़्यादा फोकस करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अब शुरू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहले अपने करेंगे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन, देन करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, एंड देन वेरी शॉर्ट, देन शॉर्ट, एंड लास्ट में करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने तप्त स्थल हैं? तप्त स्थल मतलब हॉटस्पॉट। हाउ मैनी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। कितने हॉटस्पॉट है ये देख लिए। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक विजन वाली मेमोरी ज़्यादा टिकती है। तो फिर फर्स्ट वाला है ये हॉटस्पॉट, 3 हॉटस्पॉट है, हिमालय, ये इंडो वर्मा, ये वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। और आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो अपने को 3 ही हॉटस्पॉट दिखाने हैं, फर्स्ट हिमालय, देन इंडो वर्मा, देन वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। लेकिन अभी यदि अपडेट, अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए ये याद रखना कि एक सुंदरलैंड, ये वाला एरिया है, ये भी हॉटस्पॉट में आने लग गया है। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए या फिर नीट में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको 3 ही बताने हैं। कौन कौन से बताओगे? एकदम इमेजिन कर लो यहाँ मैप से, सबसे पहले ऊपर हिमालयाज, फिर इंडो वर्मा, देन वेस्टर्न घाट, यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है। ये आपको 3 याद रखना है। अब कभी नहीं भूलोगे ना, मैप से याद हो जाएगा, इमेजिन हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर हो गया कितने हॉटस्पॉट है? 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से निम्न में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? निम्न में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? जैव भार का, सॉरी, जैव भार का पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड, या एनर्जी ऊर्जा का पिरामिड? ये देखिए यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ लिविंग नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अपने को पता है कि
बायोमास का पिरामिड है उसमें भी एक्सेप्शन होता है, जो संख्या का नंबर्स का पिरामिड होता है उसमें भी एक्सेप्शन होता है, लेकिन एनर्जी के पिरामिड्स में कभी एक्सेप्शन नहीं होता, वो ऑलवेज कैसे होता है, ऑलवेज सीधा होगा ऐसा। लाइक कि जैसे यहाँ पे इस टॉपिक लेवल पर 10,000 जूल एनर्जी है, तो यहाँ जाएगी मान लो 1000 जा रही है, देन यहाँ पे 100 जा रही है, देन यहाँ पे 10 जूल जा रही है। यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है एज द इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में यदि एनर्जी लॉस हो रही है तो फिर क्या होगा, हमेशा ऊपर बढ़ेंगे तो एनर्जी कम ही होगी ना, यानी कि इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा क्या होगा, ये एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ द एनर्जी, जो कि ऑलवेज अपराइट होगा, हमेशा सीधा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईयूसीएन की लाल सूची के अनुसार निम्न में से कौन सी जाति विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको पता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर है लास्ट वाला, उसमें क्या है, ये लाइन दे रखी है कि अपने कुछ प्रजाति ऐसी है जो विलुप्त हो चुकी है, उनमें से ये है डोडो थाइलेसिन, डोडो थाइलेसिन क्वेगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसके डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। ये है देखो डोडो, डोडो क्वेगा, स्टीलर सी काउ, थाइलेसिन, ये चारों याद रखने अपने को। वहां पे तो अपन ने 3 ही दे रखा है ना इसको। अब आपको ये है डोडो, ये है क्वेगा, ये है स्टीलर सी काउ एंड ये है थाइलेसिन। अपने को यहाँ पे याद क्या करनी थी कि ये डोडो है, ये है कहाँ की, ये है मॉरिशस की, मॉरिशस। ठीक है, ये क्वेगा कहाँ की है, ये है अफ्रीका की क्वेगा। ठीक है, और थाइलेसिन कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की। और स्टीलर समुद्री गाय ये कहाँ की है, रसिया की, रूस की। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ की है, क्योंकि मैं सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज नहीं करवा रही हूँ, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से सिर्फ एमसीक्यूज ही बनना है, वेरी शॉर्ट भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। तो फिर अपने को पूरे टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा, मतलब जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। तो ये हो गया डोडो क्वेगा, स्टीलर समुद्रिकाय और ये थाइलेसिन। ओके, तो ये जो चारों प्रजाति हैं ये विलुप्त हो चुके हैं आईयूसीएन की रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पारस्परिक क्रिया है जिनमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना हानि होती है। What kind of interaction there is which one species benefit and the other species neither benefit and nor loss। मतलब कि एक स्पीसीज को तो क्या हो रहा है, इसने बोला एक जाति को लाभ होता है यानी वन स्पीसीज बेनिफिट, और दूसरी को बोला है नाइदर बेनिफिट्स एंड नॉर लॉस, मतलब कि जीरो। तो ये किस में होता है, ये होता है अपना इसके अंदर कमेंसिलिज्म के अंदर। आपको बताती हूँ कमेंसिलिज्म कैसे होगा। ये देखिए, ये अपनी एनसीईआरटी की टेबल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की टेबल है, इसमें आप देखिए म्यूचुअलिज्म मतलब सहोपकारिता। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, यहाँ लिख देती हूँ, सहोपकारिता। सहोपकारिता हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिए। कंपटीशन स्पर्धा, प्रीडेशन परभक्षण, पैरासिटिज्म परजीविता, कमेंसिज्म
सहभोजिता और अमेंसिलिज्म अंतरजातीय परजीविता। इसमें ये याद रखना है कि प्रीडेशन, कंपटीशन स्पर्धा में क्या होगा, दोनों को लॉस होगा। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक का प्लस एक का माइनस, ठीक है। कमेंसिलिज्म में +0 और अमेंसिलिज्म में, इसको मैं उस ट्रिक से याद रखती हूँ कि इसकी छोटी सी ट्रिक है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मतलब माइनस एंड कुछ नहीं जाता मीन्स 0। इसको वैसे याद कर लीजिए, छोटी सी ट्रिक है। तो ये इंडेक्स अपने को अच्छे से आनी चाहिए, इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन क्या है, व्हाट इज सिस्ट्रॉन सिम्पार। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड मतलब कि एक जीन टाइप का ही है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये तो सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सफिशिएंट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। AUG जो इनिशिएटर कोडोन है वो किस एमिनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है, किसको कोड करता है, ये कोड करता है मैथ्योनिन को, मैथ्योनिन को। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन देखिए, मेंडल के फर्स्ट नियम को पुन्नेट वर्ग का प्रयोग करते हुए समझाइए। मतलब कि एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल यूजिंग पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करना है अपने को, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम समझने के लिए पहले ये समझिए, इसमें देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम्स है, एनसीईआरटी का डायग्राम है तो फिर पता भी होना चाहिए, ढंग से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये है कैपिटल टी, इधर है स्मॉल टी, ठीक है। मैं साथ साथ में यहाँ भी लिखते जाती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से बने गैमेट्स, गैमेट्स क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है यहाँ पे टॉल प्लांट, लंबा पादप, और ये इधर है शॉर्ट वाला, मतलब ड्वार्फ वाला, बोना पादप। ये टॉल है और ये ड्वार्फ, ठीक है। ब्लैक मार्कर यूज करूं क्या मैं, अच्छे से दिख रहा होता आपको। अब क्या, अपने गैमेट्स बन गए, ये देखो गैमेट्स बने यहाँ पे T&T, इधर T&T, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, पुन्नेट स्क्वायर बनाना है। तो ये बनाया पुन्नेट स्क्वायर, दिस, ये इधर स्मॉल टी कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी। तो इधर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या हो गया, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि सारे प्लांट्स क्या आ रहे हैं इधर, कैपिटल टी।
और आपने एक चीज़ नोटिस की, ये सारे प्लांट्स हैं, ये क्या होंगे, टॉल होंगे, टॉल। क्यों? क्योंकि जैसे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो अपने को पता है कि दोनों यदि डोमिनेंट एलील होते तो फिर डोमिनेंट इफेक्ट आना था। यहाँ पे दोनों रिसेसिव है तो इसका रिसेसिव इफेक्ट आना था। बट यदि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो फिर क्या डोमिनेंस का लॉ लगता है और ये इसके कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होने देता। ये ड्वार्फ का था, ये टॉल का था, बट ये क्या करता है, इसके ऊपर डोमिनेंट कर जाता है और ये ओवरऑल टॉल प्लांट शो करता है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर आगे इसकी सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग मतलब स्वपरागण, ये बन गए चार, ये टॉल था, ये भी टॉल था। अब यहाँ पे क्या करें, सेल्फिंग करवाएंगे तो गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप यहाँ से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, आगे और बताना चाहें तो फिर ये बन गया। तो इधर कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये प्लांट टॉल है, ये ड्वार्फ है, लेकिन ये तो है, ये दो होंगे टॉल। तो ये ही डोमिनेंस का नियम है, डोमिनेंस का लो है, प्रभाविता का नियम है कि यहाँ पे ये रेसेसिव कैरेक्टर शो होना चाहिए था बट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है। समझ रहे हो? और ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। ये है फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप आपको कितने टाइप्स के मिले हैं, टॉल और ड्वार्फ दो ही टाइप्स के मिले हैं ना। तो टॉल कितने प्लांट से, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था। टॉल कितने हैं, तीन, ड्वार्फ कितने हैं, एक, यानी कि तीन लंबे पादप हैं और एक बोना पादप। जीनोटाइप रेशियो देखें तो जीनोटाइप देखो, एक ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, और दो ये एक जैसे अलग टाइप के हैं। तो ये देखिए 1, इधर वाला भी 1 और ये 2, है ना। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि फिनोटाइप रेशियो तो क्या आता है 3:1 एंड जीनोटाइप रेशियो क्या आता है 1:2:1। ये तो आता है फिनोटाइप रेशियो और ये आता है जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, ग्रीन आपको दिख नहीं रहा ना इसके अंदर, ब्लैक चेंज करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पेडिग्री एनालिसिस वंशावली विश्लेषण क्या है और ये किस तरह से उपयोगी है। वंशावली विश्लेषण क्या है, पेडिग्री एनालिसिस मतलब कि एनालिसिस ऑफ अ ट्रेट की, मतलब क्या करना है अपने को, एक पर्टिकुलर कोई लक्षण है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन अपने को क्या करना है, उसकी स्टडी करनी है। जैसे फैमिली ट्री होता है ना अपना, तो फैमिली ट्री के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी डिजीज़ का पता लगा सकते हैं कि ये डिजीज़ है, ये प्रीवियस इस जनरेशन के अंदर गई हुई है, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इस डिजीज़ के आने के कितने चांसेस है, 25% चांस है, 50% चांस है, या फिर 75% चांस है। तो वो अपने पता लगा सकते हैं किसके द्वारा, पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। तो फिर पेडिग्री एनालिसिस क्या हो गया, ये किस टाइप से उपयोगी है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजीज़ का, कोई भी एबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टू डिटेक्ट एनी, टू डिटेक्ट किसी भी एबनॉर्मलिटी और डिजीज़ को भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेडिग्री एनालिसिस में अब वो 2 नंबर का क्वेश्चन था, 1.5 नंबर का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें भी डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बने, क्योंकि अपनी जहाँ पे बोर्ड की कॉपीज जाने वाली है, ठीक है, तो अपने को अपनी कॉपी को इतना नीट एंड क्लियर रखना है, तभी वो एग्जामिनर अपने को नंबर दे पाएगा। इतना क्लीन एंड क्लीन रखना है और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लिखने हैं, क्लियर,
कि जैसे ये क्वेश्चन आया तो उसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनर क्या करता है, ये देखना चाहता है कि इस बच्चे ने ये की पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप ये कुछ 3-4 ये ऐड कर दोगे तो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, तो फिर वो अच्छे मार्क्स देता है। तो जैसे ये लिख देना, ये मेल है, ये फीमेल है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ये मैटिंग का है, अफेक्टेड में कलर, ये बता देना। तो ठीक है, इनमें से आप कोई भी 2-3 मेंशन कर देना, उस पर अच्छा इम्पैक्ट जाएगा एग्जामिनर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसकी क्षति के क्या कारण है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, पहले तो ये वर्ड दिया था एडवर्ड विल्सन ने। ये जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने दिया था। एडवर्ड विल्सन ने, ये क्या सोशियो बायोलॉजिस्ट है, सोशियो बायोलॉजिस्ट है, मतलब कि सामाजिक जैव वैज्ञानिक, सामाजिक जैव वैज्ञानिक। ठीक है, ये वर्ड दिया इन्होंने एडवर्ड विल्सन ने। इन्होंने क्या किया, अपने को पता है कि अपने जो बायोस्फीयर है, अपना जो जैव मंडल है, उसमें सिर्फ स्पीसीज लेवल पर ही डाइवर्सिटी प्रेजेंट नहीं होती। अपनी जो डाइवर्सिटीज होती है वो सेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से लेके जीवोम जो बायोम होता है ना, बायोम लेवल तक, वहाँ तक अपनी अलग अलग टाइप की अपने को डाइवर्सिटीज मिलती है। तो ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखनी है अपने को, ये वर्ड लिखना है कि ये वर्ड किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी क्षति के क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर द डैमेज। देखो, अपने को ये भी पहले पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है। तो देखना कि 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटीज होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक तो फर्स्ट दे रखा है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड दे रखा है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और थर्ड दे रखा है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले अपने को दे रखा था एनसीईआरटी में जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी लेकिन किस लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर। इसका एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, बेस्ट एग्जांपल है, ये है राउ वोल्फिया हिमेटोरिया, वोमिटोरिया सॉरी, ये है राउ वोल्फिया वोमिटोरिया, जो क्या कहता है हिमालय में उगता है। और इसमें क्या होता है, इसके फ्रूट्स प्लांट में एक एक्टिव केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रेजरपिन। तो रेजरपिन की जो पोटेंसी और जो कंसंट्रेशन होता है, जो क्षमता होती है और जो सांद्रता होती है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटीज मिलती है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई किसके, ये जो राउ वोल्फिया वोमिटोरिया है, ये एग्जाम्पल आपको लिखना होगा राउ वोल्फिया वोमिटोरिया का। जो इसके अंदर रेजरपिन सीक्रेट होता है, उसकी पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के लेवल पे ये डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकंड कौन सी है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में एक एग्जांपल है कि जो पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे जो एम्फीबियन की जो डाइवर्सिटी है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है। मतलब कि वेस्टर्न घाट पे, पश्चिमी घाट पे जो एम्फीबियन की जो स्पीसीज है वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट। ठीक है, किसकी, एम्फीबियन की।
एम्फीबियन की। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसमें लिखना था। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? इकोलॉजिकल लेवल पर, जैसे कि एनसीईआरटी में दो देशों का कंपैरिजन करता है, एक तो इंडिया का और एक स्कैंडिनेवियन नार्वे कंट्री है वहाँ का। ठीक है, नार्वे कंट्री, उसमें क्या कर रहा है वो बोल रहा है कि जो भारत में जो अपने डाइवर्सिटीज़ है किस लेवल पे, अपने जो रेन फॉरेस्ट है, अपने जो मैग्रूव्स है, अपनी कोरल रीफ्स है, वो जो डाइवर्सिटीज़ है वो नॉर्वे देश से बहुत ज़्यादा है। तो ये एग्जाम्पल अपने को इकोलॉजिकल लेवल पे अपने को देना था। ठीक है, ये वापस लिखूं क्या मैं? यार ये मिट कैसे गया? तो पता ये इधर वेस्टर्न घाट की ज़्यादा है किससे? ईस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट से किसकी? एम्फीबियन की। एम्फीबियन की। ठीक है, और इसमें आपको इंडिया और नॉर्वे का कंपैरिजन करना था कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो नॉर्वे से ज़्यादा है। ठीक है, ये करना था। ये अपने देख लिया। जैसे ये जो क्वेश्चन था ना, ये मैं इसको लॉन्ग में प्रिपेयर करवा रही हूँ आपको। यहाँ तो शॉर्ट में आ रखा है, लेकिन लॉन्ग में भी आ सकता है ना कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या है, उसकी परिभाषा दीजिए, वो कितने प्रकार की होती है और उसके लॉस की क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, जैव विविधता हानि के क्षति के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इनमें देखिए आप, ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ये अपने इविल इविल क्वाड्रेट है। इसमें देखो ये अपनी 4 मेजर रीजन है जिसकी वजह से अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। फर्स्ट रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मतलब आवासीय क्षति, आवासीय क्षति और विखंडन। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिए, आवासीय क्षति एंड विखंडन। फिर है अपना ओवर एक्सप्लोइटेशन, जिसको बोल रहे हैं हम अति दोहन। अति दोहन, ठीक है। फिर अपना है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। एलियन स्पीसीज इन्वेशन मतलब कि विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण। फोर्थ अपना रीजन है को एक्सटिंक्शन मतलब कि सह विलुप्तता। सह विलुप्तता, सह विलुप्तता। तो ये अपने 4 रीजन हो गए, आवासीय क्षति एंड विखंडन, देन अतिदोहन, देन सह विलुप्तता, देन विदेशी जातियों का आक्रमण। अब देखो यहाँ पे तो इतना सा दे रखा है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि लॉन्ग में आ गया तो फिर आपको क्या क्या लिखना है। गॉट इट? अब आपको क्या करना है, आवासीय क्षति और विखंडन। इसमें क्या होता है कि अपने को पता है कि अपनी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय वन है, वो क्या अपने जो अर्थ लैंड है उस पे पहले 14% पे थे। क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे अपने। नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ मैं। अपने जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो क्या थे, पहले 14% पे थे स्टार्टिंग में। 14% पे थे, मतलब पूरी अर्थ की 14% पे ये कवर अप करते थे, लेकिन अब ये 6% से ज़्यादा नहीं रहे।
6% से ज़्यादा नहीं है। मतलब देख लो कितना कितना ज़्यादा फॉरेस्ट कट रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है किसका, जो अपने अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना, अमेजन का वर्षावन, अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लैनेट बोलते हैं। तो कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि लंग्स ऑफ प्लैनेट कौन है, एमसीक्यूज में आ जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, अमेजन के रेन फॉरेस्ट। गॉट इट। तो ये क्या है, ये भी अपनी पृथ्वी के बहुत बड़े एरिया पे फैले हुए थे, लेकिन आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सोयाबीन की खेती करने के लिए, और जो जानवरों के जो चारागाह हैं उनको बढ़ाने के लिए इन जो ये जो फॉरेस्ट है ना, इनको कन्वर्जन कर दिया इनका ग्रासलैंड के अंदर, कन्वर्जन टू ग्रासलैंड। अब इनको क्यों ग्रासलैंड में चेंज किया, क्योंकि चारागाह, जंतुओं के लिए चारागाह बनाना था और सोयाबीन की खेती के लिए। तो फिर ये अमेजन रेन फॉरेस्ट तो नष्ट हो गए ना, तो इनको तो क्षति पहुंच गई ना अपनी नीड के लिए, ह्यूमन नीड के लिए। तो फिर ये आपको एग्जाम्पल लिखना था आवासीय क्षति में। विखंडन की बात करें, विखंडन क्या होता है कि जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं, और कुछ ऐसे माइग्रेटरी जो प्रवासी एनिमल्स भी, प्रवासी जंतु भी होते हैं, जिनको क्या होता है कि बहुत बड़ी एरिया की ज़रूरत होती है रहने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आवास का विखंडन किए जा रहे हैं, मतलब कि तोड़े जा रहे हैं उसको, ऐसे तोड़ दिया, मतलब कि लाइक इतना ही अब उनके पार्ट में आ रहा है। तो फिर वो जो जंतु है, वो जो मैमल्स हैं, वो ढंग से यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ उनका आवास है वो तो प्रतिबाधित हो गया ना। तो फिर ये विखंडन का है कि उनका उनका जो आवास होता है वो बड़े से छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है, तो फिर उनके सर्वाइवल में उनको दिक्कत आती है। ठीक है, ये आवासीय क्षति विखंडन हो गया। दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन था अपना अतिदोहन। अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, अतिदोहन में क्या होता है, जब अपने अपने क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन क्या करते हैं, नेचर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, उनका यूज़ करते हैं, लेकिन जब ह्यूमन की जो नीड है वो यदि ग्रीड में चेंज हो जाए, मतलब कि जब नीड, जब क्या नीड ग्रीड में चेंज हो जाए, नीड ग्रीड में चेंज हो जाती है, तब क्या होता है, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका अतिदोहन होने लग जाता है। तब क्या होता है, अल्टीमेटली नेचर को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इसके चक्कर में नीड ग्रीड में चेंज हो गया, इसके चक्कर में अपनी जो समुद्री सॉरी जो पैसेंजर कबूतर थे ना अपने, जो आपने पहले ज़माने में सुना होगा, वो मूवीज़ में दिखाते हैं कि चिट्ठियाँ लेके जाते थे कबूतर, तो फिर वो जो पैसेंजर कबूतर थे ना वो अब विलुप्त हो चुके हैं। तो फिर देख लो कितना बड़ा लॉस हो रहा है अपने को, जस्ट बिकॉज क्योंकि अपनी नीड ग्रीड में चेंज हो गई है। और जो स्टीलर समुद्री काई थी वो भी विलुप्त हो चुकी है। यानी कि नीड ग्रीड में चेंज हो जाएगी तो फिर अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अतिदोहन होगा ही। नेक्स्ट अपना तीसरा था, तीसरा रीज़न क्या था अपना, विदेशी जातियों का आक्रमण। ये देखते हैं, मतलब क्या होता है, अपने विदेशी जातियों को किसी पर्पस के लिए लाते हैं अपने यहाँ पे, और वो विदेशी जाति क्या करती है, उस पर्पस को छोड़ के वहाँ पे आक्रामक हो जाती है, और वहाँ की जो इंडिजिनस जो स्थानीय प्रजातियाँ होती हैं उनको नुकसान पहुँचाने लग जाती है। मतलब लाए तो अपने किसी और काम के लिए थे, लेकिन वो वहाँ पे आक्रामक होके अपने को नुकसान पहुँचा रही है, अपनी जो मेन जो स्थानीय प्रजाति थी उनको नुकसान पहुँचा रही है। तो फिर ये तो सही बात नहीं हुई ना। तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, याद कर लीजिए इस एग्जाम्पल को। दो एग्जाम्पल हैं, नील पर्च,
नाइल पर्च, ये एक फिश है। इस फिश को अपनी जो विक्टोरिया झील है, इसको विक्टोरिया झील के अंदर, विक्टोरिया लेक के अंदर लेके आया गया। फिश कौन सी कलर की होती है, इसके बना देते हैं। यानी कि जो फिशेस थी, अब मेरे को तो ऐसे ही आती है फिश बनानी, ठीक है। इन फिशेस को यहाँ लेके आया गया, ये ठीक है। ये फिशेस को यहाँ पे लाया गया, तो फिर यहाँ की जो स्थानीय प्रजाति थी इस विक्टोरिया झील में, जो पहले से फिशेस रहती थी, कौन सी वाली, जो यहाँ की स्थानीय प्रजातियां थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये इतनी ज़्यादा आक्रामक हो गई, ये जो नाइल पर्च, कि इन्होंने इनको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया और इनकी 200 से ज़्यादा प्रजातियों को विलुप्त करवा दिया। तो अपने तो इसको लेके आए थे किसी और काम से, बट ये यहाँ आके इसने स्थानीय प्रजातियां यूज। और ये कौन सी फिश थी, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये थी सिचलिड। ये कौन थी, सिचलिड, सिचलिड फिश। सिचलिड, ठीक है। इन्होंने इनको नुकसान पहुंचा दिया तो गलत बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, एक था क्लेरियस गैरीपाइनस, ठीक है। ये एक फिश थी, कैटफिश थी। इनको भी एक्वाकल्चर के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इन्होंने भी यहाँ की जो स्थानीय प्रजातियाँ थी हमारे भारत की, वो जो स्थानीय कैटफिश थी उनको नुकसान पहुँचा दिया। लेकिन हम तो किसके लिए लाए थे, हम एक्वाकल्चर के लिए, मत्स्य पालन के लिए लाए थे, लेकिन इसने क्या कर दिया, हमारी जो यहाँ की प्रजातियाँ थी उन्हीं को नुकसान पहुँचा दिया। तो ये हो गया ना विदेशी जातियों का आक्रमण। नेक्स्ट अपना कौन सा बचा, लास्ट फोर्थ, सहविलुप्तता, को इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि दो जातियां होती हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेड होती है। तो मान लो कि एक स्पीसीज है, वो यदि विलुप्त हो जाती है तो उस पर डिपेंडेड जो दूसरी प्रजाति है उसको भी, दूसरी जो स्पीसीज है उसको भी विलुप्त होना पड़ता है, वो विलुप्त हो जाती है। जैसे कि म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, उसमें दो साथ साथ रहते हैं। जो पॉलिनेटर वाला एग्जाम्पल था, तो उसमें क्या होता है कि दो साथ में है, तो उनमें से यदि एक भी चला गया तो दूसरे वाले को अपने आप विलुप्त होना पड़ेगा। विलुप्त होना पड़ेगा क्या, वो विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि वो रहते ही साथ साथ है। वो न्यूट्रिशन लेता है, कोई उससे फूड लेता है, शेल्टर लेता है, लेकिन एक चला गया तो फिर दूसरा अपने आप ही एक्सटेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं सह विलुप्तता, मतलब साथ साथ विलुप्त हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया अपना। इसके अलावा एनसीईआरटी में तो अपने को 4 ही दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा मास्टर को, एग्जामिनर को और अच्छा इंप्रेशन देने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, अपने 2 रीजन और ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट, पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन भी क्या कर रहा है, जैव विविधता की क्षति तो पहुंचा ही रहा है ना पॉल्यूशन। और दूसरा एग्जाम्पल है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की जगह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी अपनी जो बायोडाइवर्सिटीज है वो क्या रहे, उनका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बड़ा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1.5 नंबर के क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आया था क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए, प्रमोटर और टीआरएनए, इनको एक्सप्लेन करना है अपने को, प्रमोटर को एंड टीआरएनए को, ओके। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर समझने के लिए ये स्ट्रक्चर देखिए आप,
सही है। प्रमोटर समझने के लिए ये देखिए, ये है स्कीमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में तीन चीज़ें होती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड टर्मिनेटर, सेकंड फर्स्ट। प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करता है। तो आपको ये डायग्राम बनाना था, बाइंड्स पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज इसको बाइंड करता है। ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये प्रमोटर की दो विशेषताएं हैं, ये लिखनी थी, ये अपने को डायग्राम बनाना था। टर्मिनेटर होता है, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होते हैं तो फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर जीन होती है यहाँ पे, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये अपने को पता होना चाहिए। टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3' से 5' है, कोडिंग वाली है वो 5 से 3 है। डन। तो प्रमोटर में आपको इतना सा ही लिखना था। फिर बचा टीआरएनए। टीआरएनए को बोलते हैं अपने एडाप्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? टीआरएनए को बोलते हैं अपने दिख रहा है ना, टीआरएनए को बोलते हैं अपने फर्स्ट ऑफ बोलते हैं सॉल्यूबल। दो चीज़ें बोलते हैं, एक तो एडाप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए को बोलते हैं। ये टीआरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को लाने का काम करता है टीआरएनए, इसको बोलता है एडाप्टर मॉलिक्यूल। दूसरा बोलते हैं इसको सॉल्यूबल आरएनए, एसआरएनए, सॉल्यूबल। फिर इसका एक फीचर्स ये भी है कि इसकी जो 3D स्ट्रक्चर ना, एक तो 3D स्ट्रक्चर होती है, एक 2D स्ट्रक्चर होती है। तो एक तो क्लॉव की लीफ की तरह होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्लॉव लीफ की तरह, और एक इन्वर्टेड एल, ये इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। ये इसकी 2D एंड 3D स्ट्रक्चर्स होती है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है 2D वाली, और ये इसकी 3D में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनमें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ये होता है इसका एमिनो एसिड, यहाँ पे 3' एंड 5' होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? एमिनो एसिड आते हैं, यहाँ पे एमिनो एसिड आके बाइंड होते हैं, ये इसकी एंटी कोडोन लूप होता है। ये दो इंपॉर्टेंट होता है, एक तो एमिनो एसिड एक्सेप्टर वाली एमिनो एसिड जहाँ पे बाइंड होते हैं, और एक एंटी कोडोन होता है जहाँ पे क्या होता है, जैसे ये UCA है, ये एंटी कोडोन है, तो यहाँ पे mRNA के ऊपर कोडोन्स होंगे AGU, इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाले। RNA है तो A की जगह T तो होने से रहा, तो यहाँ U होता है, GCAU, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री। इधर एंटी कोडोन, mRNA पे क्या होता है? कोडोन्स, ठीक है। ये क्या करता है? एमिनो एसिड को लाता है, और यहाँ पे फिर क्या होगा? दूसरे एमिनो एसिड को भी एक टीआरएनए और आएगा, वो भी एमिनो एसिड को लेके आएगा। फिर ये एमिनो एसिड आपस में बॉन्ड बना के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ट्रांसलेशन चलता है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि टीआरएनए क्या करता है? एमिनो एसिड को लेके आता है। एक चीज़ याद रखना, स्टॉप कोडोन होता है ना, स्टॉप कोडोन, उसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे तो अपने को स्टॉप ही करना है ना, तो फिर टीआरएनए नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों ये थी अपनी क्लास। तो इसमें अपन ने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए। अब अपने को क्या करना है? अब नेक्स्ट क्लास से अपने स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगी,
और उसमें सब क्वेश्चन आएंगे आपको, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जो अपने चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर वहाँ से आते हैं। तो फिर अपनी फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो फिर आप थोड़ा सा पहले पढ़ के आइएगा और अपने क्वेश्चन करेंगे। आपका पढ़ा होगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।